हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ राज सैनी, आपका फिजिक्स टीचर। तो कैसे हैं आप सब। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने लास्ट क्लास में बात की थी आवेशों के गुणधर्म के बारे में। तो आवेशों के गुणधर्म के हम छोटा सा रिवीजन करना चाहेंगे। तो आवेशों के गुणधर्म आपको बताए थे कि आवेश के पहली बात बताई थी आवेशों की योज्यता, कि आवेशों को हम क्या कर सकते हैं, किसी एक निकाय के आवेशों को जोड़ करके उसका कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने बात की थी आवेशों के संरक्षण के बारे में, कि आवेश कैसे क्या होता है कि किसी भी विलगित निकाय का आवेश नियत रहता है। तीसरा था आपका आवेशों के क्वांटीकरण से संबंधित Q = Ne की हमने बात की थी। तो यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर से देखें, जिससे आपको आवेशों को गुणधर्म के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाए। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है कि कूलाम का नियम होता है जो कि आवेशों के लिए दिया जाता है, मुख्यतः स्थिर आवेशों के लिए, जो कि कूलाम ने बताया था। अब कूलाम का क्या नियम है बात करते हैं कि कूलाम ने क्या बताया। मान लो हमारे पास कोई दो आवेश है, एक आवेश यहाँ पर है जिसको मैं दिखा रहा हूँ Q1 से, एक आवेश यहाँ पर है जिसको मैं दिखा रहा हूँ Q2 से। ठीक है, अब आवेशों को मिलाने वाली एक, जैसे मान लो एक मैंने रेखा बना दी है, इन दोनों को क्या मिला रही है, आपस में मिला रही है। ये दोनों आवेश आपस में r दूरी पर स्थित है। इनके मध्य की दूरी कितनी है, r। अब ये आवेश है, ये भी आवेश है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी कोई आवेश परस्पर आपस में पास में स्थित हो तो उन पर प्रकृति के अनुसार या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। आपको बताया है कि जब भी प्लस और प्लस आवेश हो या फिर माइनस और माइनस आवेश हो तो उनके मध्य लगता है प्रतिकर्षण बल, और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हो जैसे प्लस और माइनस हो तो उस पर कैसा लगता है, आकर्षण बल। तो वैसे ही यहाँ पर कोई दो आवेश है, वो प्लस भी हो सकते हैं या फिर दोनों प्लस हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक प्लस एक माइनस हो सकता है। तो उनके मध्य लगने वाले बलों की अपन बात करेंगे। तो देखो कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम मुख्य रूप से इन आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के बारे में बताता है। तो कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसको हम दिखाएंगे F से। तो लाइन को ध्यान से सुनना, किन्हीं दो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब मान लो इसका परिमाण है Q1, इसका है Q2। मतलब यदि ये प्लस हो गया तो अपन परिणाम कितना लेंगे, केवल Q1 लेंगे। यदि ये माइनस है तो परिणाम कितना हुआ, केवल Q2। तो हमने बात की कि यदि अपन क्या कर रहे हैं, ये जो लगने वाला बल है किसके समानुपाती होगा, इन दोनों के परिमाणों के समानुपाती होगा। इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो मैंने लिखा Q1 गुणा Q2। पहला पॉइंट आया कि F है Q1 × Q2 के समानुपाती हो गया। दूसरा, तथा लगने वाला बल उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला बल मध्य की दूरी है R, तो R के वर्ग, R का वर्ग क्या हुआ, R², और इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने लिख दिया इसको 1/से। इसको अपन बोलते हैं एक तरीके से व्युत्क्रमानुपाती है, कि F है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए, आपको दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुनना, इस लाइन को नोट कर सकते हो आप,
कि कूलाम का नियम के अनुसार कि किन्हीं दो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। अब जब इन दोनों पॉइंट को हम साथ में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ये ऐसे लिख सकते हैं, Q1 Q2 आ गया और ये डिवाइड में R स्क्वायर है तो ऐसे लिख दिया, तो F समानुपाती हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। जब भी हम भौतिक विज्ञान में समानुपाती हटाते हैं तो एक काम में लेते हैं नियतांक। तो जहां पर यदि हम समानुपाती को हटाएंगे तो यहां पर नियतांक आता है K, आगे है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये ही होता है कूलाम का नियम। ये जो K है वो क्या होता है? K देखो एक समानुपाती नियतांक है जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत नियतांक। ये है K स्थिर विद्युत नियतांक। K यहां पर है स्थिर विद्युत नियतांक। K का मान भी होता है, K को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे। तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होगा 9 × 10⁹। K का मात्रक भी आप सभी को ध्यान में होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो जहां भी किसी भी क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो उसके मान के साथ में मात्रक होना जरूरी है और उसको याद करना भी जरूरी है। कई बार इस पर मात्रक के अनुसार या आपको K का बोल दिया कि स्थिर विद्युत नियतांक है, इसकी विमा ज्ञात करो। तो विमा आप कहाँ से ज्ञात कर सकोगे? कहाँ से? मात्रक से। तो मात्रकों का भी हमेशा खास ध्यान रखना है और उसको एग्जाम कॉपी में जरूर लिखना है साथ में। अब देखिए ये K का मान हो गया। यहां पर मैंने एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट को अपन बोलते हैं हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। हवा या निर्वात कि कोई भी एक माध्यम हो गया जहां पर ये आवेश है कि हवा में ये आवेश रखे गए हैं, तो वहां की ये क्या हो गई? विद्युतशीलता हो गई। अब एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है जो कि होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट का आपको मान याद रखना है। इसको बोलते हैं हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। तो आपका कूलाम का नियम का क्या फॉर्मूला आया? F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F दोनों के मध्य लगने वाला बल, K स्थिर विद्युत नियतांक, Q1 पहला वाला आवेश का परिमाण, Q2 दूसरे वाले आवेश का परिमाण और R इन दोनों के मध्य की दूरी। तो जब भी इनमें से आपको किसी का मान दिया गया हो, इनके मध्य की दूरी दी गई हो, तो आप क्या निकाल सकते हो? इनके मध्य कैसा बल या फिर इनके मध्य जो लगने वाला बल है उसका मान कितना है। तो कूलाम का नियम इसमें सहायता करता है। अब देखिए कूलाम का नियम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आवेश अपन ने यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये प्लस है या ये माइनस है, तो ये प्लस प्लस भी हो सकते हैं और इनमें से प्लस और माइनस भी हो सकते हैं। तो जो कूलाम का नियम है वो आकर्षण, यदि ये दोनों प्लस हुए और ये माइनस हुआ तो कैसा बल लगेगा? इनमें आकर्षण बल लगेगा। और यदि ये प्लस प्लस समान प्रकृति के हुए तब इसमें कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो कूलाम का नियम है वो आकर्षण प्रकृति का भी होता है और साथ में प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है। ये कूलाम का नियम की एक मेन इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो कूलाम का नियम है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है।
कि माध्यम कौन से वाले माध्यम में रखा गया है, कि हवा या निर्वात में है ये आवेश, या फिर जल में है, या फिर कोई अन्य माध्यम में है, तो उस पर ये इसका मान निर्भर करेगा। अब देखिए, हवा आप जानते ही हो, निर्वात का भी आपको पता होगा। निर्वात वह स्थान जहां पर हवा मौजूद नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो इन दोनों के लिए मान लगभग समान ही चलते हैं। तो ये आपका हुआ कूलाम का नियम, इसको आप आराम से नोट कर सकते हो। अब देखिए, हमने यहाँ बात की एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ये हो गया नॉट। तो ये होती है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसमें दो प्रकार की और विद्युतशीलता है। देखो, ये आपका मान है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, के का मान यदि इसमें रखोगे तो आप एफ बराबर क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा Q1 Q2/r²। तो ये भी कूलाम का नियम ही है। अब हवा या निर्वात के लिए तो हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, और यदि कोई अन्य माध्यम आ गया तो इसका फॉर्मूला में क्या परिवर्तन आ जाएगा, तब आ जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। किसके लिए, अन्य माध्यम के लिए, हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम के लिए कूलाम का नियम ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता ये होती है। तो ये एप्सिलॉन नॉट हवाई निर्वात के लिए होता है, और ये एप्सिलॉन होता है माध्यम के लिए। अब एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में एक संबंध भी होता है, एक इनका अनुपात के हिसाब से बताया जाता है। वो क्या है, देखिए, वो होता है परावैद्युतांक। किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक की बात करते हैं, परावैद्युतांक के बारे में आप पीछे पढ़ चुके होंगे अपनी क्लासों में। तो परावैद्युतांक या इसका दूसरा नाम होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, उसको हम प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन r से। ये एप्सिलॉन होता है, इसको बोलते हैं r। तो एप्सिलॉन r का मान होता है, वो क्या होता है, वो होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। तो किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो इस संबंध से दी जाती है, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ध्यान रखना है, ये भी फॉर्मूला कई बार आपको पूछा जा सकता है, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, ये ध्यान रखना है। ये नियतांक होता है, और ये है वो माध्यम पर निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम है, जल है, कांच है, या कोई अन्य प्रकार का माध्यम है जहां पर आवेश स्थित हो। तो ये आ गया परावैद्युता। अब चलते हैं अपन आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। वो होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं में। उससे पहले अपन एक बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। भाई हम बार बार बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र, ये यहाँ पर है। देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जैसे आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई एक चुंबक होती है, चुंबक में ये दो सिरे होते हैं N और S, उसके आसपास आप कोई लोहे की कील लेकर जाते हो तो वो क्या कर सकती है, उसको आकर्षित कर लेती है। कैसे कर लेती है भाई, ऐसे अपने आप कैसे किया। तो आप यदि एक आकर्षित वाला ये केस भी होता है तो वो एक केवल किसी एक अंदर सीमा के अंदर ही होता है, किसी एक स्पेसिफिक सीमा के अंदर होता है। उससे बाहर यदि रहेगी लोहे की कील तो उसका चुंबक का प्रभाव नहीं प्रदर्शित होता। इस क्षेत्र के अंदर जाते ही, इस सीमा के अंदर जाते ही तब वो क्या कर लेती है, उसको आकर्षित कर लेती है। तो उसके अराउंड ऐसी क्या चीज होती है, तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, एक प्रकार का क्षेत्र होता है इसके चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबक के लिए होता है।
वैसे ही होता है विद्युत क्षेत्र, कि कोई भी आवेश हो या बहुत सारे आवेश हो, तो कोई भी एक आवेश हो या बहुत सारे आवेश है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आ जाए तो वह अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। तो इसका बात का ध्यान रखना है कि ये होता है विद्युत क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। यदि ये प्लस है, ये भी प्लस ही आया तो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि ये माइनस है, ये वाला प्लस है तो कैसा लगेगा? आकर्षण बल। हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये विद्युत क्षेत्र होता है। अब इसके बाद में आप बात करते हैं एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताते हैं आपको कि किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, ध्यान से सुनना, किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक सदिश राशि होती है, तो इसको हम सदिश से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा के अनुसार क्या हुआ कि किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश का परिमाण, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल भी आपको पता है, ये सदिश राशि है। तो परीक्षण आवेश, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है? परीक्षण आवेश। सिंपल सी, जिस भी परीक्षण के बारे में, जो कोई भी एक ऐसा आवेश जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, इस पर बल ज्ञात कर रहे हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो वो कैसा लेते हैं अपन? धनात्मक आवेश लेते हैं और इसको Q नोट से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं धनात्मक परीक्षण आवेश। Q नोट से प्रदर्शित करेंगे जिस पर भी अपन परीक्षण करते हैं, इस पर बल ज्ञात करना हो या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, और वो कैसा होता है? धनात्मक प्रकृति का होता है। तो ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E सदिश बराबर F सदिश बटे Q नोट। ध्यान रखना इसको, ये इस चैप्टर का एक बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसकी यदि हम E की मात्रा की बात करें, देखो बात आपको बता दिया, E कैसा होता है? सदिश राशि होती है। दूसरा, E का मात्रक क्या होता है? E का मात्रक फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। F है बल, बल क्या? बल का मात्रक न्यूटन, डिवाइड में क्या है? आवेश है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। तो E का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन बटे कूलम, या इसको बोल सकते हो न्यूटन पर कूलम। ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलम होता है। इसकी विमा भी याद रखनी है। इसकी विमा क्या होती है? E की विमा होती है m1L1 T-3 A-1। ये इसकी होती है E की विमा, m1L1 T-3 A-1। डायरेक्ट याद करो, बेटर है। और विमाओं के बारे में आपने पीछे की क्लासों में 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है, मात्रक से निकाल सकते हैं आप विमा। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इन्हीं की सहायता लेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कैसे बात कर रहे हैं। देखो यहाँ से आप, यदि बल, इसको मैं हटा रहा हूँ, यदि यहाँ से आप किसी भी आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना हो, किसी भी आवेश पर लगने वाला, कोई ये आवेश है, इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात कर सकते हो? ये F कितना होगा? ये इधर गया तो F बराबर Q नोट इंटू E, यदि ये Q नोट है तो यहाँ से आप बल भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। आगे जो आपका अपना टॉपिक आता है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक अच्छा खास
टॉपिक जो नॉर्मली आपका 12th बोर्ड में मिल ही जाता है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको 1.5 नंबर के या 2 नंबर का या छोटे क्वेश्चन में से आपको मिल ही जाता है, खासकर इस वाले चैप्टर से। देखिए नेक्स्ट अपन टॉपिक की जो बात कर रहे हैं वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे एक चुंबक होती है तो चुंबक के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई लोहे की वस्तु आकर्षण बल अनुभव करती है, तो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं भी वैसी होती है जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपने पढ़ा होगा, एन से निकलती है, एस में जाती है, चुंबक के अंदर एस से एन की तरफ होती है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है जब चुंबक आप पढ़ रहे थे। ऐसा ही अपन यहाँ पर पढ़ते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में होता है। तो उसकी बात करते हैं। अब देखिए बात करते हैं, अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आपको परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा क्या हो सकती है? देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा काल्पनिक पथ है जिस पर धनात्मक परीक्षण आवेश गमन करता है, उस पथ को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखिए क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं इसके पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है तथा ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है। तो क्या पहला पॉइंट हुआ? धनात्मक आवेश से तो बाहर निकलती है, धनात्मक आवेश से बाहर निकलती है तथा ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। किस प्रकार से होती है? धनात्मक आवेश ये रहा, इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो बाहर निकलती हुई होगी। तो बाहर निकलती हुई, जैसे मान लो मैंने एक धनात्मक आवेश माना है, यहाँ पर एक आवेश है, तो इस पर कैसे निकलेगी? इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये जो आपको तीर दिखा रहा है मतलब कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर निकल रही है। तो प्लस पर कुछ इस प्रकार से होगी। माइनस हो कोई आवेश, जैसे मान लो ये माइनस आवेश है, तो आपको क्या बताया? ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है। तो उस पर किस प्रकार से होगा? इसमें प्रवेश करती हुई, इसके अंदर जाती हुई प्रदर्शित होती है। तो हम ऋणात्मक आवेश पर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। अब देखिए जब मान लो ये तो अलग अलग है, ये धनात्मक आवेश इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई, ये ऋणात्मक आवेश इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, यदि इसमें दोनों आवेश परस्पर पास पास रखे गए हो, एक प्लस रखा गया है और एक ही माइनस रखा गया है, तो देखिए दूसरा पॉइंट यही यहीं से चलेगा, धनात्मक से स्टार्ट होगी। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर खत्म हो जाती है। तो मान लो दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि धनात्मक आवेश, कोई दो आवेश है, ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, ये पास पास रखे गए हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी? धनात्मक आवेश से बाहर निकलेगी और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेगी। तो हम प्रदर्शित करते हैं किस प्रकार से? तो ये प्लस से बाहर निकली, प्लस से बाहर निकल रही है, जाकर के कहाँ खत्म हो रही है? माइनस पर। प्लस से बाहर निकली, यहाँ से निकल रही है। तो इस प्रकार से जब कोई दो आवेश प्लस और माइनस प्लस प्लस पास पास रखे जाएं तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ से बाहर निकलते हुए हम दिखाएंगे और इधर प्रवेश करते हुए दिखाएंगे। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दो नहीं होती है, वो अनंत संख्या में होती है। तो हमने केवल कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया है।
तो जब आवेश प्लस और माइनस पास पास रहेगा तब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट की बात करें। तीसरा पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। बंद वक्र का मतलब जैसे यहां से आपको बताया, यहां से प्रारंभ हुई, यहीं पर खत्म हो गई, ये ऐसे वापस घूम कर के वापस यहां पर नहीं आ रही है। जैसे कि उसमें चुंबक वाले केस में होता है। चुंबक में क्या होता है, असल में बाहर तो एन से एस तक जाती है और चुंबक के अंदर एस से एन जाती है। तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद वक्र बना रही होती है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। तो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइए। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की अपन बात करते हैं। क्या फोर्थ पॉइंट होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या बताया आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लो इस बिंदु की बात कर रहे हैं, इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं तो वो किसको प्रदर्शित करेगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो मैंने यहां पर स्पर्श रेखा खींची तो कुछ इस प्रकार से होगी, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। यदि मान लो इस पॉइंट पर बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, इस पर बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। तो जिस भी बिंदु पर आप खींचोगे स्पर्श रेखा वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह आपका हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है और एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ भी चुके हैं और खास इसका ध्यान रखना है। देखिए क्या पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्योंकि कभी भी आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि भाई ऐसे नहीं मिलेगी, जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया है तो मैं ऐसा नहीं बना सकता इसको कि यहाँ से गया भाई इधर चलते चलते ऐसे चले जाओ, क्या दिक्कत है, यहाँ पर कट कर रही है इसको, इस वाली को इसको ये कट कर रही है, तो ऐसा संभव नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अब क्यों नहीं काटेगी, इसका भी रीजन का भी ध्यान रखना है, क्यों नहीं काटती है भाई। तो ध्यान से सुनो कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। कैसे, जैसे मैंने बताया कि एक ये है, एक और मैं दिखाता हूं विद्युत क्षेत्र रेखा। तो जैसे मान लो एक ऐसे मैंने काटते हुए दिखा दिया, ऐसा मैंने दिखा दिया, तो क्या हुआ, देखो जिस भी बिंदु पर ये काट रही है, इस बिंदु पर ये काट रही है, जैसे यहां पर ये काट रही है, तो यहां पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। कैसे, पहली वाली ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, ये दूसरी है। तो यदि ये वाली रेखा पर इस वाले बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो किस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से इधर आ जाएगी, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यदि मैं इस वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की बात करूं तो ये वाला बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो किधर आएगा, ऐसे आएगा। तो ये इस सेम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ऐसा संभव नहीं होता है। केवल एक ही दिशा संभव होती है एक ही बिंदु पर। भाई आप चलते चलते एक ही पॉइंट पर दो दिशाओं में थोड़ी जा सकते हो, वैसा ही आवेश है। तो कभी भी आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों, यदि काटती तो काटान बिंदु पर, जहां पर दोनों आपस में काट रही हो, वहां पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो सकती है, जो कि संभव नहीं है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिनकी दूरी कम हो, मतलब पास पास में हो विद्युत क्षेत्र रेखा, जैसे मैंने यहाँ पर और बना दी, यहाँ पर ये बिल्कुल पास पास में है, दूरी कम है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दूरी कम है
वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, तथा जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य दूरी ज्यादा है वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा की जो तीव्रता है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। और ऐसा बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में समांतर है, कहीं पर जैसे मान लो यहां पर जाकर के समांतर हो रही है आपस में, यहां पर ये समांतर हो रही है, तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। तो ये जो मैं बोलते जा रहा हूं उन पॉइंट को आप नोट करते जाइए। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। अब देखिए एक आपका पॉइंट इसमें है शेष रहता है क्या, यदि आपके पास में जैसे मैंने बनाया यहां पर प्लस बनाया था यहां पर माइनस बनाया था, तो प्लस से प्रवेश कर रही थी प्लस से बाहर निकल रही थी, माइनस में प्रवेश कर रही थी। यदि यहां पर दोनों आवेश प्लस प्लस हो तो किस प्रकार से होगी, यदि दोनों आवेश प्लस प्लस पास में रखे जाए समान प्रकृति के, तो वो देखो आपको पता है प्लस प्लस है तो दोनों से बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो ये क्या करेगा, इससे और इसके मध्य प्रतिकर्षण लगता है, आपको पता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होती है, उस केस में ऐसे प्रदर्शित होती है, इसमें दूर जाती हुई दिखाई देगी और पास पास में नहीं रहेगा, रेखाएं जाएगी दूर दूर से। क्यों, क्योंकि आपको पता है समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। इस वजह से यदि ये दोनों आवेश समान है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर प्रदर्शित होगी, जो कि प्रतिकर्षण बल का परिचायक होती है। तो हमने यहां पर डिस्कस किया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ये अच्छा और खास क्वेश्चन है जो आता रहता है, तो इस विशेषताओं को आप सारे पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो। सारे पॉइंट है 1 to लेकर के 7 तक, उनको प्रॉपर आप वापस पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम कल पढ़ेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बाद में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे वो है विद्युत द्विध्रुव। कल का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण एवं द्विध्रुव आघूर्ण। तो तब तक के लिए ये चैप्टर जो ये आपका पीछे आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए, दोबारा से पढ़िए। और मैं सब आपसे आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको दोबारा से देख सकते हो, जिससे कंटिन्यू सीरीज में आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, थैंक यू।